तो हेलो मेरे दोस्तों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नए चैप्टर, नया पाठ, विराम चिन्ह। एक नया पाठ जिसका नाम क्या है? विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह इसमें हम पढ़ने वाले हैं। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह जैसे हिंदी में कहाँ प्रयोग होते हैं और कितने प्रकार के हैं, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सारी चीजें पूरी तरह से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहते हैं विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह, विराम चिन्ह तो विराम चिन्ह कहते किसे हैं? विराम चिन्ह, ठीक। विराम चिन्ह है। तो देखिए गाइस, तो देखिए दोस्तों, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? लिखते समय, यानी किसी भी वाक्य को लिखते समय, किसी भी वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए हमें विशेष चिन्हों की सहायता लेनी पड़ती है और उन्हीं विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक, पहली ये हमारी परिभाषा हो गई। ठीक, और हम दूसरी परिभाषा भी आपको बताना चाहते हैं। इसकी दो परिभाषाएं बता देते हैं। और दूसरा, किसी भी भाषा के लिखित रूप, भाषा के लिखित रूप, भाषा के लिखित रूप, भाषा के लिखित रूप, भाषा के लिखित रूप में विशेष, में विशेष, क्या में विशेष, में विशेष स्थानों पर, स्थानों पर स्थानों पर रुकना या संकेत करने का बोध हो, करने का बोध हो, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। बोध हो, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, तो भाषा के लिखित रूप, यानी किसी भी भाषा को हम किसी भी वाक्य को लिखते हैं और उसमें विशेष, किसी भी विशेष स्थान पर रुकना या संकेत करना हो तो उसे ही हम क्या, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विराम चिन्ह का। तो सबसे पहले हमारा जो हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह हैं, ये कम से कम लगभग हमारे 15 विराम चिन्हों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जिसमें कि हमारा जो पहला विराम चिन्ह है, जो हमारा पहला विराम चिन्ह है, वो क्या होने वाला है? वो पहला जो है वो है हमारा पूर्ण विराम। क्या? पहला पूर्ण विराम। ठीक, तो पहले तो पूर्ण विराम कहते किसे हैं? तो देखिए, पूर्ण विराम किसे कहते हैं? पूर्ण विराम कहते किसे हैं? जहां वाक्य पूर्ण होता है। ठीक, क्या? जहां वाक्य पूर्ण होता है। ठीक, जहां वाक्य पूर्ण होता है, जहां वाक्य पूर्ण होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वहां किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का। वहां पूर्ण विराम, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जहां मतलब कोई भी वाक्य लिखते समय
ठीक, अगर वो पूर्ण हो जाए यानी पूरी तरह समाप्त हो जाए और तो उसके आगे हम किसका पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे में आप एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे वे वन को गए, वे वन को गए, या फिर वो इलाहाबाद गए, या फिर वो आगरा गए, कहीं भी जाएं, ठीक, उससे नहीं मतलब। वे वन को गए, तो वन को गए, ये जो वन को गए हैं तो ये एक सेंटेंस यानी एक वाक्य है जो अब खत्म हो चुका है, तो इसके आगे जो है पूर्ण विराम का पूर्ण विराम लगाएंगे, और जो पूर्ण विराम का हमारा चिन्ह होता है वो एक खड़ी पाई होती है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक। और अब हमारा जो दूसरा आता है, जो दूसरा हमारा चिन्ह है, वो दूसरा चिन्ह है हमारा अल्प विराम, ठीक। अल्प विराम कैसे कहते हैं, जो दूसरा है वो है हमारा अल्प विराम। तो अल्प विराम किसे कहते हैं, ठीक। अल्प विराम किसे कहते हैं, तो पढ़ते मतलब किसी भी वाक्य को पढ़ते समय या बोलते समय, पढ़ते या बोलते समय थोड़ा रुकना होता है, तो उसका वहां पर वो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। पढ़ते या बोलते समय, किसी भी वाक्य को पढ़ते या फिर किसी भी कहानी को पढ़ते या बोलते समय बहुत थोड़ा थोड़ा रुकना होता है। क्या होता है, थोड़ा रुकना होता है वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक। वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का। किसी भी वाक्य को पढ़ते या बोलते समय थोड़ा रुकना होता है, मतलब किसी भी वाक्य को अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर वहां पे बहुत थोड़ा रुकना होगा तो हम उसके लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जो अल्प विराम का चिन्ह होता है वो कॉमा, इंग्लिश में उसे कॉमा बोलते हैं, इस प्रकार से, ठीक। और ये पूर्ण विराम ये होता है, ठीक। और जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे उदाहरण में देख लीजिए आप, जैसे जैसे राजू नेहा, किसी का भी नाम ले लीजिए, तो जैसे राजू नेहा अंकित सुरेश, जितना भी नाम लेना है उनसे बीच में क्या लगेगा, अल्प विराम, यानी जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉमा, ठीक। सुरेश और सभी, राजू नेहा अंकित सुरेश सभी बाजार गए, कहाँ गए, बाजार, बाजार गए, ठीक। तो ये जो राजू नेहा अंकित सुरेश, इन सबके ये जो बीच में लगा हुआ है इसे ही हम अल्पविराम बोलेंगे, जिसको हम कॉमा बोलते हैं, ठीक। सभी बाजार गए, तो गए के बाद देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप, जिसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, इस प्रकार से यह होता है हमारा फुल स्टॉप। और ये जो है इसको हम बोलेंगे पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई, ठीक। अब हम तीसरा जो है हम पढ़ने वाले हैं, तीसरा जो हमारा तीसरा है वो है अर्ध विराम। क्या है, अर्ध विराम। तो तीसरा है हमारा तीसरा जो है हमारा वो क्या है, अर्ध विराम, ठीक। तीसरा है हमारा अर्ध विराम। तो अर्ध विराम किसे कहते हैं, किसी वाक्य को पढ़ते या बोलते समय हमें अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ता है। क्या, थोड़ा ज्यादा या अधिक रुकना पड़ता है, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। यह अल्प विराम तथा पूर्ण विराम के बीच का चिन्ह है, ठीक। अर्ध विराम जो है
ये पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का चिन्ह है। ठीक, समझ रहे हैं? जो अल्प विराम है, जो अर्ध विराम है, वह अल्प विराम और पूर्ण विराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच का चिन्ह है। ठीक, तो अर्ध विराम कहते किसे हैं? तो अर्ध विराम जहाँ बोलते या पढ़ते समय ठीक, बोलते या पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना पड़े, क्या करना पड़े? रुकना पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अर्ध विराम कहेंगे। उसे अर्ध विराम कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं। ठीक, और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो अर्ध विराम है वो अल्प विराम तथा पूर्ण विराम के बीच का चिन्ह है। ठीक, जैसे में आप एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे हम अपनी वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए, जैसे में क्या है कि आप मान लीजिए पिताजी, जो हमारे पिताजी हैं वो समाचार पढ़ने में मग्न है। भला अभी कैसे आ सकते हैं? जो पिताजी हैं, यानी पिताजी जी समाचार सुनने में मग्न है। क्या है? मग्न है। मग्न है, भला। ठीक, भला अभी कैसे आ सकते हैं? भला अभी कैसे आ सकते हैं? सकते हैं। देखिए, पिताजी समाचार सुनने में मग्न है। ठीक, जो पिताजी हैं वो क्या करने में मग्न है? समाचार सुनने में मग्न है। ये बात बच्चे कह रहे हैं कि पिताजी समाचार सुनने में मग्न है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है अर्धविराम। क्या है? ये अर्धविराम का चिन्ह है। किसका? अर्धविराम का। ठीक, और इसको हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, भला अभी कैसे आ सकते हैं। और ये जो है ये हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह है, जिसको हम आपको बाद में बताएंगे, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह में। ठीक, प्रश्न सूचक चिन्ह हम आपको बताने वाले हैं अभी। ये लास्ट में आता है थोड़ा प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक, क्या? प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक, तो जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं पिताजी समाचार सुनने में मग्न है, भला अभी कैसे आ सकते हैं। ये है हमारा अर्धविराम और ये है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। तो चलिए हम अपने चौथे चिन्ह के बारे में जानते हैं। तो जो हमारा चौथा चिन्ह है वो क्या है? योजक। क्या है? योजक चिन्ह। चौथा है हमारा योजक चिन्ह। कौन सा है? योजक चिन्ह। ठीक, तो योजक चिन्ह कहते कैसे हैं? इसके नाम में ही इसकी परिभाषा जुड़ी हुई है।
इसके नाम में इसकी परिभाषा छिपी हुई है और जुड़ी भी हुई है। योजक का अर्थ क्या होता है? योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। चिन्ह मतलब किसी का चिन्ह। ठीक, तो अब देखिए, जो चिन्ह दो पदों को आपस में जोड़ता है, क्या? जो ऐसा एक चिन्ह जो दो पदों को, ऐसा चिन्ह जो दो पदों को, जो चिन्ह ऐसा चिन्ह जो दो पदों को, जो चिन्ह जो दो पदों को, ऐसा चिन्ह जो दो पदों को जोड़ता है, ऐसा चिन्ह जो दो पदों को जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। जो दो पदों को जोड़ता है, ऐसा चिन्ह जो दो पदों को जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह कहा जाता है। उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। उसे योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक, जैसे में आप देख लीजिए एक उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे सुख और दुख। जैसे सुख दुख, सुख जो है वो दुख को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? दुख को जोड़ रहा है। सुख दुख, आना जाना। आना भी एक क्रिया है और जाना भी एक क्या है? क्रिया। ठीक, तो ये दोनों अपने दो पद हैं। ये क्या है? एक दो पद है जो एक दूसरे को आपस में जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। ठीक, अब जो हमारा पांचवा है वो है हमारा निर्देशक चिन्ह। क्या है? निर्देशक चिन्ह। ठीक, जो हमारा पांचवा चिन्ह है वो क्या है? निर्देशक। क्या है? निर्देशक। निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह कहते किसे हैं? यह योजक चिन्ह से जो है, मतलब जो यह निर्देशक चिन्ह है, यह योजक चिन्ह से क्या होता है? बड़ा होता है। किसमें? आकार में। यह योजक चिन्ह से आकार में बड़ा होता है और यह किसी भी विषय सामग्री संबंधी प्रत्येक शीर्षक के वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य समय का भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है? प्रयोग। जो निर्देशक चिन्ह है वो योजक चिन्ह से क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? योजक चिन्ह से बड़ा। जो निर्देशक चिन्ह है यह योजक, जो निर्देशक चिन्ह है योजक से बड़ा होता है। योजक से बड़ा होता है। ठीक, जो योजक चिन्ह का चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। और अर्धविराम का हमने आपको बताया था। जो व्यंजक चिन्ह का होता है और जो निर्देशक चिन्ह होता है वो हमारा थोड़ा यह अर्धविराम से योजक चिन्ह से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। जो हमारा निर्देशक चिन्ह है वह क्या होता है? योजक से बड़ा। ठीक, तो यह योजक से बड़ा होता है और किसी भी विषय सामग्री, क्या? विषय सामग्री, किसी भी विषय सामग्री संबंधी
संबंधी प्रत्येक शीर्षक क्या प्रत्येक शीर्षक के वाक्यों शीर्षक किसी भी शीर्षक का वाक्य हो गया, किसी भी वाक्यांशों क्या वाक्यांशों कोई भी वाक्यांश हो गया, अथवा कोई पद अथवा पदों अथवा कोई पद हो गया, पदों के मध्य समय या भाव को विशिष्ट रूप से प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का। विशेष रूप से प्रकट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मतलब ये साफ शब्दों में यही कहना चाहता है कि जो निर्देशक चिन्ह होता है, जो निर्देशक चिन्ह होता है वह योजक से आकार में क्या होता है? बड़ा। योजक से आकार में क्या होता है? बड़ा। और यह जो किसी भी विषय सामग्री संबंधी प्रत्येक शीर्षक के वाक्य, कोई भी विषय सामग्री, किसी भी सामग्री की सूची संबंधी प्रत्येक शीर्षक के वाक्य, किसी भी शीर्षक का वाक्य, उसका वाक्यांश अथवा उसके पद के मध्य के समय या भाव को विशिष्ट रूप से प्रकट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे में आप देख लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बोस ने कहा तुम मुझे खून दो। क्या दो? खून। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या दूंगा? मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या दूंगा? आजादी। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। तो यह कहा के बाद यही निर्देशक चिन्ह है। क्या है? निर्देशक चिन्ह। ठीक, अब हमारा जो छठा चिन्ह आने वाला है, उस छठे चिन्ह का जो नाम है वो क्या है? जो हमारा छठा चिन्ह है उसका नाम है उसका नाम है क्या? विवरण चिन्ह। ठीक, जो छठा चिन्ह है हमारा, छठा विवरण चिन्ह। क्या? विवरण चिन्ह। ठीक, विवरण चिन्ह कहते किसे हैं? तो विवरण चिन्ह किसे कहते हैं? कोई भी
यानी किसी भी वाक्य का कोई भी विवरण देने के लिए विवरण से पूर्व जो चिन्ह लगाया जाता है उसे ही विवरण चिन्ह कहा जाता है। ठीक, कोई भी, ठीक, कोई भी विवरण देने के लिए विवरण से पूर्व, क्या, विवरण से पूर्व जो चिन्ह, विवरण से पूर्व जो चिन्ह लगाया जाता है, क्या किया जाता है, लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह। उसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल यानी उदाहरण। अब उदाहरण में जैसे देख लीजिए, जैसे लिंग। ठीक, लिंग दो प्रकार के होते हैं। मैंने कहा लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक, मैंने कहा कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पहले तो विवरण चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, किस प्रकार से, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो ये है, लिंग के दो प्रकार होते हैं। कितने, दो प्रकार। लिंग दो प्रकार के होते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये लिंग दो प्रकार के होते हैं, ये हमारा एक विवरण। और ये इस विवरण के पूर्व, ठीक, इस विवरण के पूर्व जो चिन्ह किसी, ये भी हमारा क्या है, विवरण। और इससे जो पूर्व ये चिन्ह लगा है, इस चिन्ह को ही हम विवरण चिन्ह कहेंगे। क्या कहेंगे, इस विवरण को ही हम विवरण चिन्ह कहेंगे। ठीक, अब चलते हैं सत्य। चलिए चलते हैं सत्य चिन्ह की तरफ। जो सातवां चिन्ह होने वाला है हमारा, वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है हमारा प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसको क्या कहेंगे, प्रश्न सूचक। क्या, प्रश्न सूचक। यहाँ पे वाचक की जगह सूचक हो जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक, प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। हमने आपको जहां तक कि बताया था कि आपको अर्धविराम में पिताजी समाचार सुनने में मग्न है, भला अभी कैसे आ सकते हैं, हमने आपको बताया था। ठीक, तो आप कैसे सकते हैं। ठीक, तो कैसे आया था, तो हमने वहां पे क्या लगाया था, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, प्रश्न पूछा जा रहा था। और इसकी डिफिनेशन यानी इसकी परिभाषा भी यही है कि यह क्या करता है, प्रश्न पूछने का कार्य करता है। तो प्रश्नवाचक, जो प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम,
अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर, ठीक, पूर्ण विराम के स्थान पर क्या लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी भी वाक्य के अंत में अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहां पे पूर्ण विराम न लग के क्या लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे उदाहरण में देख लीजिए, आप कैसे हैं? या फिर राजू क्या कर रहा है? आपका क्या नाम है? तो हमने लिखा आपका क्या नाम है, या फिर तुम्हारा नाम क्या है बालक? आपका क्या नाम है? तो आपका नाम, आपका नाम, आपका क्या नाम है, ठीक। और यहाँ पे हमारा लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें क्या हो रहा है? प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। जैसे किसी ने पूछा कि आपका क्या नाम है, तो मैंने कहा मेरा अंकित नाम है, ठीक, क्या? अंकित। मान लीजिए हमारा नाम अंकित है, ठीक। तो इसने प्रश्न पूछा और उसका जवाब मिला। तो ऐसे प्रश्नवाचक चिन्हों, ऐसे प्रश्नवाचक जब किसी वाक्य में प्रश्न, क्या, जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, ठीक, जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए और उसका जवाब भी मिले या जवाब न मिले और प्रश्न पूछा जाए, उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब चलते हैं हम अपने अठे चिन्ह की तरफ, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या? विस्मयादि बोधक चिन्ह। जो हमारा अठा है वो हमारा क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते किसे हैं? विस्म जो हमारा अठा है वो क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते किसे हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते किसे हैं? तो ठीक, आश्चर्य, यानी जब हमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव को दर्शाने का दर्शाने या प्रकट, ठीक, दर्शाने या प्रकट करने होता है, प्रकट करना होता है। या फिर साफ शब्दों में हम जब किसी आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने या प्रकट करने के लिए वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक या संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम इसे और किस नाम से जानते हैं? विसंबोधन। क्या? संबोधन चिन्ह, ठीक, उसे क्या कहेंगे? संबोधन चिन्ह। विस्मयादि को हम और किस नाम से जानते हैं? संबोधन चिन्ह। जब, ठीक, जब आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि भाव को
प्रकट को क्या, प्रकट या दर्शाने, प्रकट या दर्शाने के लिए हम वाक्यों के अंत में क्या, वाक्यों के अंत में इसको कहाँ पे लगाएंगे, अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में लगाएंगे। ठीक, हम वाक्यों के अंत में विस्मयादि या संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका, अंत में विस्मयादि, विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे हम देख लीजिए, हे भगवान, क्या, हे भगवान इसने यह क्या कर दिया, हे भगवान, क्या, हे भगवान, हे भगवान के बाद हम विस्मयादि, हे भगवान के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आश्चर्य हो रहा है कि हे भगवान, तो ये क्या है, आश्चर्य की बात है। हे भगवान, उसने या फिर इसने, ठीक, इसने यह क्या कर दिया, इसने यह क्या कर दिया, हे भगवान इसने यह क्या कर दिया। और जो विस्मयादि बोधक का चिन्ह है वो यही है, ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा सबको। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने, तो आज हम रुकने वाले नहीं हैं, आज हम आपको विचिन्ह पूरे बता देंगे। ठीक, और जो हमारे नौवां, यानी हमारा जो नौवां चिन्ह है वो क्या होने वाला है, जो हमारा नौवां चिन्ह है वो है उद्धरण चिन्ह। क्या है, उद्धरण चिन्ह। चलते हैं अपने उद्धरण चिन्ह की तरफ। जो नौवां है हमारा वो क्या है, उद्धरण चिन्ह। ठीक, उद्धरण चिन्ह कहते किसे हैं, क्या, उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं, तो उद्धरण चिन्ह कहते किसे हैं, जब किसी का नाम या उक्ति, जब किसी के नाम या उक्ति को ज्यों का त्यों अधधृत किया जाता है। क्या, उद्धृत किया जाता है, क्या, उद्धृत किया जाता है, उसे हम क्या, वहां पर हम क्या, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसका वहां पे हम किसका, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब किसी, क्या, जब किसी नाम या उक्ति, जब किसी नाम या उक्ति को क्या, ज्यों का त्यों, क्या, ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है। ठीक, उद्धृत किया जाता है, उद्धृत किया जाता है, उसे वहां पर हम उद्धरण चिन्ह करते हैं। वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, उद्धृत किया जाता है, वहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया
जाता है। ठीक, जब हम किसी का नाम या उक्ति को ज्यों का त्यों उद्धृत कर देते हैं, वहां पर किसका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे में आप देख लीजिए, जैसे मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। क्या? मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। सेठ जी ने कहा मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। ठीक, जो उद्धरण चिन्ह है इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला एक उद्धरण चिन्ह, ठीक, और दूसरा दो उद्धरण, जिसको हम दो नहीं द्वि उद्धरण, ठीक, जिसको हम द्वि उद्धरण कहेंगे। एक उद्धरण और द्वि उद्धरण चिन्ह। ठीक, एक उद्धरण में जो एक उद्धरण का चिन्ह होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, जिसके ये जो है ये किसी वाक्य के पहले लगता है और जहाँ पे वाक्य खत्म होता है वहां पे ये लगता है। और जो द्वि उद्धरण चिन्ह है उसको ये डबल होता है। क्या होता है? डबल। ठीक, और जहाँ पे वाक्य खत्म होगा वहां पे डबल, ये पहले ऊपर की तरफ और दोबारा नीचे की तरफ है। ठीक, जैसे में आपको बताते हैं, सेठ जी ने कहा, क्या कहा? सेठ, जैसे कि मैंने अब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कि बताया था, तो वहां पे क्या द्वि उद्धरण का प्रयोग किया गया था। क्या? द्वि उद्धरण का, वहां पे किसका प्रयोग किया गया था? द्वि उद्धरण का प्रयोग किया गया था। ठीक, तो सेठ जी ने कहा क्या कहा? मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। मैं, तो यहाँ पे द्वि उद्धरण लगेगा। मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। ठीक, मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकता? छुट्टी नहीं दे सकता। और यहाँ पे जो है मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। ठीक, हमारा द्वि उद्धरण चिन्ह क्या होगा? यहाँ पे बंद हो जाएगा, यहाँ पे हमारा खुलेगा और यहाँ पे बंद। ठीक, आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने 10वें चिन्ह की तरफ, जिसका नाम क्या है? कोष्टक चिन्ह। इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि इसे कब कहाँ प्रयोग करना है। ठीक, क्या? कोष्टक चिन्ह। तो चलिए अपने 10वें चिन्ह की तरफ चलते हैं, जिसका हमारा क्या नाम होने वाला है? जिसका नाम होने वाला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह। ठीक, क्या? कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? ठीक, इसकी परिभाषा बड़ी है मगर आसान है, तो सुनिए ध्यान से। क्या इसकी परिभाषा है? इनका प्रयोग कब होता है? इनका प्रयोग पद का अर्थ बताने के लिए, इनका प्रयोग पद का अर्थ बताने के लिए, क्रम सूचक अंकों एवं अक्षरों की शब्द से अलग व्यक्त करने के लिए, तथा नाटक या एकांकी के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और इन्हें कहाँ? कोष्टक के भीतर लिखा जाता है। ऐसी सामग्री प्राय मुख्य वाक्य के अंग नहीं होती। ठीक, और तभी क्या? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप इसे 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इनका प्रयोग कब होता है? इनका प्रयोग पद का अर्थ, क्या?
इनका प्रयोग पद का अर्थ बताने इनका प्रयोग पद का अर्थ बताने के लिए इनका प्रयोग पद का अर्थ बताने के लिए क्रम सूचक एवं क्रम सूचक एवं क्या क्रम सूचक एवं अक्षरों को शब्द से शब्द से अलग क्या अलग शब्द को अलग व्यक्त करने के लिए तथा नाटक एवं एकांकों तथा नाटक एवं एकांकों के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है क्या व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे पहले तो एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको हर एक परिभाषा को कम से कम 2 से 3 बार बता रहा हूं। अगर फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है तो मैं आपको क्या बोलूं? मैं आपको क्या बोल सकता हूं ना। तो अब कोष्टक चीज बताते हैं। इनका प्रयोग किसी भी पद का अर्थ बताने के लिए या फिर क्रम सूचक एवं अक्षरों को शब्द से अलग करने के लिए क्या अलग व्यक्त करने के लिए। जैसे हमने कोई शब्द लिया और इन्हें अलग थोड़ा लिख दिया, जिसे कि समूह का, जैसे हमने लिखा समूह, तो किसका समूह हमने ब्रैकेट में उसे यानी हमने उसे कोष्टक में लिख दिया। भेड़ियों का समूह, शेरों का समूह या फिर किताबों का समूह, किसी चीज का समूह। ठीक, अक्षरों का समूह तो किस चीज का समूह? किसी भी चीज का समूह। तो इसी तरह अलग करके लिखा जाता है। तथा नाटक एवं एकांकों के भाव को, किसी भी एकांकों के नाटक को भाव को वह हंस रहा है, तो कैसे हंस रहा है वो आप लिख सकते हैं कोष्टक में। ठीक, भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। भाव को क्या व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे पुस्तकालय शब्द। ठीक, हमने लिया पुस्तकालय। क्या हमने लिया पुस्तकालय। जो पुस्तकालय वो 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसको कि हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोष्टक में। पुस्तक धन आलय बराबर बन जाएगा हमारा पुस्तकालय। ठीक, आपको इसके उदाहरण में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने 11वें चिन्ह की तरफ। 11वां चिन्ह किसकी तरफ? 11वें चिन्ह की तरफ, जिसका नाम लोप चिन्ह, और इसे एक और नाम से जानते हैं अपूर्णता सूचक चिन्ह। क्या? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह या फिर अपूर्णता। देखिए, लोप चिन्ह को और क्या कह सकते हैं? अपूर्णता। और इसमें क्या यहाँ पे किसका? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक, अपूर्णता। इसको और क्या कहेंगे? अपूर्णता चिन्ह या फिर अपूर्णता सूचक चिन्ह। ठीक, यहाँ पे सूचक कर दीजिएगा, अपूर्णता सूचक चिन्ह। तो लोप या फिर अपूर्णता सूचक चिन्ह
कहते किसे? किसी भी समय या स्थान के अभाव में जब पूरा उदाहरण न देकर उसका कुछ अंश छोड़ दिया जाता है। क्या कहता है? छोड़ दिया है। तो उस छोड़े गए अंश के स्थान पर लोप चिन्ह का या प्रयोग किया जाता है, या फिर अपूर्ण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या? लोप चिन्ह का या फिर लोप चिन्ह या फिर अपूर्णता चिन्ह, अपूर्णता सूचक चिन्ह। समय या, ठीक, समय या स्थान के अभाव में जब समय या स्थान के अभाव में जब पूरा उदाहरण न देकर, क्या? पूरा उदाहरण कुछ अंश छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो वहां पे हम किसका? लोप चिन्ह का वहां पर हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण में देख लीजिए। जैसे आप मान लीजिए कि हम एक कविता लिख रहे हैं, ठीक, और उसका जो हमारा उदाहरण, जैसे कविताओं के उदाहरण के बीच में छोड़े गए भाग के स्थान पर यह चिन्ह लगाया जाता है। और जो लोप चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक, कि इसका मतलब हमने बीच में छोड़ा है, ठीक। जैसे हम एक कविता लिख रहे हैं, ठीक, जैसे हमने कविता में लिखा, शशि मुख पर घूंघट डाले, ठीक, शशि मुंह पर घूंघट डाले। क्या? घूंघट डाले। हमने बीच में लोप चिन्ह का प्रयोग किया और इसका मतलब हमने बीच में छोड़ दिया है। और नीचे की सबसे लाइन, चुपके से तुम आए, लिख दिया, ठीक, चुपके से तुम आए। क्या? चुपके से तुम आए, ठीक। ये हो गया इसका उदाहरण। तो अब हम चलते हैं अपने 12वें चिन्ह की तरफ, जिसका नाम जो हमारा 12वां चिन्ह है उसका नाम है लाघव चिन्ह। क्या? लाघव चिन्ह, ठीक। 12वें चिन्ह जो है वो क्या है? जो हमारा 12वां चिन्ह है वो है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का जो चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए जब शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए कहा जाए तो हम किसका? लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक। शब्दों को संक्षिप्त यानी थोड़े छोटे रूप में संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए कहा जाए। क्या? लिखने के लिए कहा जाए तो हम लाघव
हम लाघव तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका? लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, हमने लिखा डॉक्टर। अब डॉक्टर को संक्षिप्त में लिखने के लिए यहाँ पे चंद्र बिंदी लग गई है, तो यहाँ पे चंद्र बिंदी नहीं, बस चंद्र होगा। ठीक, क्या होगा? चंद्र। जैसे हमने लिखा डॉक्टर, डॉक्टर को हमने संक्षिप्त में क्या, डॉक्टर को हम ऐसे इसके आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग करके लिख सकते हैं। ठीक, और चौधरी, चौधरी जैसे एक हो गया हमारा चौधरी। ठीक, एक और लिखा हमने चौधरी। चौधरी को हम चौ के आगे लाघव चिन्ह लगा के इसको संक्षिप्त यानी छोटे रूप में लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने 13वां जो हमारा 13वां है। तो चलिए अब हम चलते हैं 13वें चिन्ह की तरफ। और जो हमारा 13वां चिन्ह है उसका जो नाम है उसका नाम है हंसपद। क्या? हंसपद चिन्ह। ठीक, हंस पद चिन्ह। इसका ये इस हंस के पैरों के जैसे होता है, इसलिए ये चिड़ियों के पैरों के जैसे होता है, लेकिन चिड़ियों में सबसे सुंदर तो हंस है, तो इसे हंस पद चिन्ह भी कहा जाता है। क्या? हंस पद चिन्ह कहा जाता है। तो हंस पद चिन्ह कहते किसे? किसी भी वाक्य को लिखते समय या फिर लिखते समय वाक्य में जब कोई अंश छूट जाता है तो छूटे हुए स्थान पर हंस पद चिन्ह लगाकर छूटे हुए शब्द को लिखा जाता है। क्या? छूटे हुए शब्द को लिखा जाता है लिखते समय। किसी भी वाक्य को लिखते समय लिखते समय अगर कोई अंश छूट जाता है, क्या? छूट जाता है, कोई अंश छूट जाता है तो छूटे हुए स्थान पर हंसपद चिन्ह। क्या? हंसपद का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से होता है। ठीक, छूटे हुए स्थान पर हंसपद चिन्ह। क्या? हंसपद चिन्ह लगाकर उस छूटे हुए अंश को लिख दिया जाता है। ठीक, इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्या? त्रुटि। त्रुटि विराम चिन्ह। त्रुटि विराम, इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है त्रुटि विराम चिन्ह। ठीक, उस अंश को क्या किया जाता है? लिख दिया जाता है। ठीक, जैसे एक उदाहरण में देख लीजिए आप। जैसे उदाहरण में देख लीजिए आप, प्रेमचंद्र हिंदी के महान उपन्यासकार थे। क्या? चलिए इसको छोड़ देते हैं, दूसरा देखते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। मान लीजिए हमने लिखा वचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक, वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। तो अब बताइए इसमें कुछ छूट रहा है? तो इसमें नहीं भी छूट रहा है, छूट भी रहा है। तो हम यहाँ पे
वचन के बाद त्रुटि विराम चिन्ह लगाकर इसके बीच में जहाँ पे छूटा हुआ वहां पे क्या लिखेंगे, वचन दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम वचन भी दो प्रकार के होते हैं। हमसे अगर त्रुटि हुई तो हमने यहाँ पे त्रुटि विराम यानी हंस पद चिन्ह लगाकर उस त्रुटि को सही किया। वचन भी दो प्रकार के होते हैं। तो अब हम चलते हैं रेखांकन 14वें चिन्ह की तरफ, जिसका नाम है क्या, रेखांकन चिन्ह या फिर रेखांकित चिन्ह। इसे रेखांकन इसे बोला जाता है, रेखांकन चिन्ह। ठीक, तो चलिए रेखांकन चिन्ह की तरफ चलते हैं। 14वां रेखांकन। ठीक, रेखांकन चिन्ह। तो रेखांकन चिन्ह कहते किसे हैं? ठीक, वाक्य में किसी विशेष शब्द या अंश पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए उनके नीचे रेखा खींच दी जाती है, इसी को रेखांकन चिन्ह कहते हैं। क्या? रेखांकन चिन्ह कहते हैं। ठीक, मतलब जैसे विशेषण में जो चीज हमने एक वाक्य लिखा और जिसमें विशेषण होगा हम उसके नीचे क्या करते हैं, अंडरलाइन, क्या करते हैं, रेखांकन करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये क्या है, विशेषण। उसी तरह किसी शब्द में अगर आपको रेखांकन करना हो, मतलब उस चीज को पहचानना हो कि वो क्या है, तो आप रेखांकन करके नीचे से लिख भी सकते हैं कि वह क्या है। तो चलिए, वाक्य में किसी भी वाक्य में, ठीक, क्या, वाक्य में किसी विशेष शब्द या वाक्य में किसी विशेष शब्द या अंश, वाक्य में किसी विशेष शब्द या अंश पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए उसके नीचे क्या कर दी जाती है, उसके नीचे रेखा क्या की जाती है, रेखा खींच दी जाती है। ठीक, जैसे उदाहरण में देख लीजिए, जैसे हमने लिखा कि पांडव के 4 भाई थे। मान लीजिए पांडव थे, उनके कितने भाई, पांडव के 4 भाई थे, 4 भाई थे। तो जो पांडव है इसके नीचे हम रेखांकन कर दिए। ठीक, तो इससे हमें पता चल जाएगा किसके 4 भाई थे, तो पांडव के 4 भाई थे जो महाभारत में लड़े थे। ठीक, अब हमारा जो आता है 15वां विराम चिन्ह। ठीक, अब जो हमारा है वो है 15वां विराम चिन्ह, जो कि हमारा लास्ट यानी आखिरी विराम चिन्ह होने वाला है, जिसका नाम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ठीक, और ये हमारा आखिरी है 15वां पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये विराम चिन्हों में थोड़ा नया है। ठीक, इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो सुनिए ध्यान से। जब किसी ऊपर की पंक्ति में लिखी गई बात को ज्यों का त्यों नीचे की पंक्ति में दोहराना हो तो पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब आसान सा ही है, आपको अगर एग्जाम्पल यानी उदाहरण इसका बताएंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। ये पुराना है, ये हमने आपको गलती से नया बता दिया। ये क्या है, बहुत पुराना है,
हमारे मुंह से क्या है ना, वो नया नया निकल गया, ये क्या है, पुराना। ये क्या है, पुराना है। जब क्या, जब ऊपर की पंक्ति, जब ऊपर की पंक्तियों, जब ऊपर की पंक्तियों को नीचे लिखी पंक्तियों में क्या करना हो, दोहराना हो, तब हम पुनरुक्ति, क्या, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह प्रयोग करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, सुभद्रा कुमारी। ठीक, क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान जी कवि है, सॉरी यहाँ पे कवि है नहीं, चौहान जी हिंदी के कवि हैं। ठीक, हिंदी के कवि है। और ऐसे ही हमने लिखा एक और क्या, किसका, एक और कवि का नाम, जैसे कि हमने लिखा महादेवी वर्मा। ठीक, महादेवी वर्मा जी, और हिंदी के कवि है, हिंदी के यहाँ पे प्रसिद्ध कर लीजिएगा, हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक, सुभद्रा कुमारी जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसमें महादेवी वर्मा जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। तो आप पूरा मत लिखिए, इसकी जगह पर आप पुनरुक्ति विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक, इस तरह से हमारी पुनरुक्ति विराम चिन्ह होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो विराम चिन्ह का नया पाठ था वो खत्म, वो क्या हो चुका है, फिनिश, यानी समाप्त हो चुका है। तो अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर यानी एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद। ठीक, मिलते हैं अब हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।